तो क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन mod 2x plus 3 plus mod 2x minus 3 equals ax plus 6, ठीक है, हैज मोर देन वन सोल्यूशन। more than two solution has more than two solution, find a। तो ये दो तीन लोगों ने पूछ लिया मुझे तक। तो सबसे पहले ये असली नायक पूछी थी, उसका रिया सोप के पूछा, उसके बाद भी कोई पूछा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन है, ये सब यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें हमने सिखा चुके हैं जब मॉडुलर सिंगुलरिटी पढ़ा रहे थे, तो ग्राफ बनाना है ना, इधर वाले का ग्राफ बना, इधर वाले का ग्राफ बना, देख लो ए का वैल्यू क्या रखेंगे तो अपने को 2 से ज्यादा सोल्यूशन मिलेगा। इसका ग्राफ बनाने आना चाहिए। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ये 2 मॉड वाला है सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो बहुत जल्दी जल्दी बनाइए। सब बकेट स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था, याद है? बकेट स्ट्रक्चर, एक दो तरह का बाल्टी बनता है, एक ऐसा बाल्टी जिसको जमीन पर रख सकते हो, एक ऐसा बाल्टी जो चोंच टाइप का रहेगा, रख नहीं सकते हो जमीन पर, ठीक है। तो ये सब चीज बताया हुआ है, तब भी तुमने डाउट आया, सब चीजें बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है जो नहीं बताया हुआ है। तो ये सब चीज बताया हुआ था, स्टिल बहुत सारे लोगों को डाउट आया, पता नहीं क्यों। इसका रूट्स देख लो, एक आएगा -3/2, एक आएगा +3/2, ठीक है। तो -3/2 से +3/2 के बीच में क्या आता है, 0 आता है। तो 0 पे क्या वैल्यू ले रहा है देख लो एक बार। चोंच ये रखने वाला बाल्टी बनेगा, 0 पे कुछ भी आ जाए, जो 0 पे आएगा वही वैल्यू -3/2 से लेकर 3/2 पे लगातार लेगा। तो मैंने कि डिफाइन कर दो, बेसिकली तुम्हें करना क्या है, 3/2 से बड़ा x लोगे तो दोनों मॉड पॉजिटिव खुलेगा। तो अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x + 3 प्लस मॉड ऑफ 2x - 3, तो इसमें बता रहे हैं वही कहानी, ध्यान सुनना, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर हम x, यानी कि अगर तुम इसमें केस 1 ले लिया, केस 1 क्या ले लिया कि x जो है वो ग्रेटर देन 3/2, अगर x 3/2 से बड़ा होगा तो दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुलेगा। तो एक्चुअली में ग्राफ किसका बनेगा, ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू 4x का, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे, दोनों मोड को पॉजिटिव खोलोगे तो +3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x का बनेगा, ठीक है। केस 2 हमने क्या ले लिया, केस 2 हमने ले लिया जब x जो है वो -3/2 से लेके 3/2 के बीच में लाई करेगा। तो जब x -3/2 से 3/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, तो एक मॉड पॉजिटिव खुलेगा, एक मॉड नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जब नेगेटिव एक पहला वाला पॉजिटिव खुलेगा, दूसरा वाला नेगेटिव खुलेगा। तो अपने को क्या मिलने वाला है देख लो, अपने को पहला वाला पॉजिटिव खुला, दूसरा वाला नेगेटिव खुला, तो -2x + 2x कैंसिल, 3 + 3 6 आ जाएगा, तो y = 6 आ जाएगा। केस 3 में देख लिया, केस 3 में क्या है, x को हमने छोटा ले लिया, किससे, -3/2 से। तो x को जब -3 पे छोटा लोगे दोनों नेगेटिव खुलेगा, जब दोनों नेगेटिव खुलेगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, -4x। तो y इक्वल्स टू -4x, यानी कि y इक्वल्स टू 4x का कर्व बनाना है कब, जब x 3/2 से बड़ा हो, यानी कि ये ऐसे डिफाइन हो गया, ऐसे डिफाइन हो गया। अगर तुम y = f(x) लेते हो, ठीक है, तो f(x) फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइन हो गया। कैसे पीस वाइज डिफाइन हुआ, जब x -3/2 से छोटा है तो f(x) है -4x, जब x -3/2 और 3/2 के बराबर है तो f(x) है 6, और जब x जो है वो ग्रेटर देन 3/2 के बराबर है तो f(x) है 4x। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन का डेफिनेशन आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ बनाना आसान है ना। तो हम क्या करेंगे, y = 4x लाइन बनाएंगे, कब, जब x जो है वो 3/2 से बड़ा हो। तो ये कौन सा लाइन है, ये लाइन है y इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 3/2 की वैल्यू 6 लेगा, ठीक है, 3/2 डालोगे तो 6 लेगा ना, इसका मतलब यहाँ से पास करता है,
ओके, फिर -3/2 से लेके 3/2 के बीच में y इक्वल टू 6 लाइन का कर्व बनाएंगे। तो ये जो ब्लू से बना हुआ है वही तो है y इक्वल 6 लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद 3/2 से आगे, मतलब -3/2 से पीछे पीछे जो भी नंबर आ रहा है उसमें जो y की वैल्यू आ जाएगी वो -4x आएगा, है ना। यानी कि ये इस वाले का कर्व है। तो यानी कि हमने पीस वाइज ग्राफ बना लिया, है ना, क्या दिक्कत है। तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बन गया। अब राइट हैंड साइड के ग्राफ में क्या खासियत है, चलो इसको और भी मान लेते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस। तो लेफ्ट हैंड, अच्छा ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बाल्टी, इस बाल्टी को रख सकते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ ऑर्डर है, इवन नंबर ऑफ मॉड है, ठीक है। जैसे मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी टाइप का चीज है। तो इवन नंबर ऑफ ऑर्डर रहेगा तो बाल्टी को तुम रख सकते हो जमीन। और अगर ऑड नंबर ऑफ मॉड रहे, है ना, ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस थिंग अगर रहेगा तो उस केस में बाल्टी चोंच वाला बनेगा, ठीक है। ओके, तो अब इसमें कहानी ये पूछ रहा है कि ये y इक्वल्स टू ax प्लस 6 लाइन, ठीक है। यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस 6 टाइप का चीज है, ठीक है। तो यानी कि ये एक वेरिएबल लाइन है, a बदलेगा लाइन बदलेगा। तो हम लाइन को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कैसे अलग तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि लाइन ऐसा हो, तो दो आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि m तो a क्या है, स्लोप वेरिएबल है। बट एक चीज फिक्स है, क्या, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो -6 है। हाँ, एक चीज फिक्स है इस लाइन में, सॉरी वो +6 है, यानी कि यहाँ से पास कर रहा होगा लाइन, ये तो फिक्स हो गया। क्या फिक्स है कि यहाँ से पास कर रहा होगा वो लाइन, यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर लाइन यहाँ से पास कर रहा है मतलब उसका y इंटरसेप्ट 6 है, और स्लोप जो है वो a है, यानी स्लोप वेरिएबल है, स्लोप कुछ भी हो सकता है। तो तुम अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइन बनाते हो तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा क्या चल रहा है। मान लो हमने पहला लाइन बनाया ऐसा, ऐसा स्लोप वाला, तो ये दो जगह कट करता हुआ दिख रहा है। ये लाइन जो है वो कर्व को एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो स्लोप हम चेंज करते हैं, इसको, इस स्लोप को हम चेंज किए, चेंज करके क्या ही कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा ये लाइन बना सकते हो, तो भी दो ही सोल्यूशन आएगा, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसे हजारों करोड़ों लाइन बना सकते हैं, एक लाइन ये भी बना सकते हैं, ऐसे हजारों करोड़ लाइन अलग अलग स्लोप का आएगा। तो ए की वैल्यू स्लोप क्या हो जाए कि इसका सोल्यूशन दो से ज्यादा है, ठीक है। तो दो से ज्यादा सोल्यूशन तभी आएगा जब वो लाइन खुद ये बन जाए, खुद ये वाला लाइन बन जाए, यानी कि राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है वो खुद ये बन जाए, खुद ये लाइन बन जाए, यानी कि y इक्वल टू 6 बन जाए। तो जब ये जो चीज है ये y इक्वल टू 6 बन जाए, यानी y इक्वल टू ax प्लस 6 में अगर a को हम 0 रखते हैं तो ये बन जाएगा y बराबर 6 लाइन। तो y बराबर 6 लाइन यानी राइट हैंड साइड का कर्व रेड वाला हो गया, और ये ओवरलैप कर गया, है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका कर्व भी तो था ही लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला कर्व जो है वो लाखों करोड़ों अरबों पॉइंट्स पे कट किया, -3/2 से लेकर 3/2 के बीच में x की असंख्य इन्फिनिट आंसर्स है, ठीक है। उसका मतलब कि इन्फिनिट वैल्यूज पे कट करेगा। तो दो से ज्यादा सोल्यूशन कब होगा, जब भी दो से ज्यादा सोल्यूशन होगा तो इसका इन्फिनिट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो दो से ज्यादा एक ही सोल्यूशन बन रहा है कि या तो दो सोल्यूशन होगा या तो इन्फिनिट सोल्यूशन होगा इसका। तो इन्फिनिट सोल्यूशन कब होगा, जब y बराबर 6 लाइन बनेगा राइट हैंड साइड में। इसका मतलब कि एक वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कर्व बनाना हमने सिखाया था, हमने एक क्वेश्चन लिया था उस टाइम में, जो स्टार्टिंग में तुम्हें याद होगा। तो वो जो क्वेश्चन था वो बेसिकली क्या था हमारा, हमने बोला था कि मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 ऐसे चलते चले गए, कहाँ तक गए, मॉड ऑफ x-100 तक गए, इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ था लाइक 20 या कुछ था, व्हाटएवर ऐसा कुछ दिया हुआ था, नहीं ये नहीं था शायद, ये था y इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, y मिनिमम चाहिए, सुनिए बात। तो ये क्वेश्चन हम कराए हैं उस टाइम में, उसका शायद रिकॉर्डिंग भी होगा, यूट्यूब पर कहीं डाला वाला होगा, देख सकते हो। और ये देखना ही है, ये सारा बात देखना है इस तरह का, बड़ा तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में डाउट आते रहेगा जिंदगी में, जबकि ये आसान है, ठीक है, ये सब ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। फिर और क्या क्या देखता हूँ जैसे, फिर एक और यश गुप्ते ने पूछा, एक और क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत ही सिंपल। उसने पूछा है
कि अगर एफ एक्स क्या है, अगर एफ एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, अगर एफ एक्स ये है, ठीक है, ओके, तो इसका रेंज बताना है। तो रेंज बताने के लिए पहले डोमेन फिक्स कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें डोमेन में भी लफड़ा है, तो डोमेन निकाल लेते हैं। तो पहला वाला चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, स्क्वायर रूट करने का चीज, इसमें भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट करने का चीज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो डोमेन इसमें क्या हो गया, यानी दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए अपने को, क्योंकि दोनों ही बातें एक साथ सही होनी चाहिए, दोनों ही स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए एक साथ, तभी तो पूरा फंक्शन एफ डिफाइन होगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लें तो एक बोल रहा है कि 1 या 1 से बड़ा एक्स, एक बोल रहा है कि एक्स जो है वो 5 या 5 से छोटा, दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा। इस वाले पार्ट का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू क्लोज 5, ठीक है। तो x 1 से लेके 5 के बीच में हो सकता है, यानी कि डोमेन इस फंक्शन का निकाल लिए, ठीक है। तो अपने को इसका रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालें, एक बार 1 पे वैल्यू निकाल लो, एक बार 5 पे वैल्यू निकाल लो। अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा तुम्हें, हालांकि वैसे तुम बता रहे थे, जैसे ये भी कॉन्टिन्यूअस कर दें, ये भी कॉन्टिन्यूअस कर दें, तो ये ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस कब होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, तो पता नहीं उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमने वो सारे फॉर्मूले का लिस्टिंग कराया था। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब कि 1 से लेके 5 के बीच में एक कर्व कॉन्टिन्यूअस ही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका डेरिवेटिव एक बार जीरो करो, तो देखो कि ये मिनिमम मैक्सिमा भी हो रहा है क्या, यानी कर्व घट या बढ़ रहा है क्या, समझ में आया बात। तो इसका डेरिवेटिव को जब जीरो से हम इक्वेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, तो लेट्स चेक। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूअस ही होता है, ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्या है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, यही होता है ना, सही है क्या, ओके। तो 1/2 रूट एक्स माइनस 1 एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस 1/2 रूट 5 माइनस एक्स इंटू -1, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ये आया, तो डेरिवेटिव को जीरो से उपयोग किया, तो जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है वहाँ पे फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा होता है, जिस एक्स की वैल्यू के लिए डेरिवेटिव जीरो होता है वहाँ पे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होता है, ठीक है। इसका मतलब कि रूट 5 माइनस एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस 1 और 2 तो खत्म ही हो गया, अपॉन ये नीचे में कुछ एलसीएम आ जाएगा, so root over x minus 1 तो root over 5 minus x is equals to जीरो से इक्वल कर, यानी कि ऊपर वाला से जीरो नहीं चाहिए, है ना। इसका मतलब कि 5 माइनस एक्स जो है वो x माइनस 1 के बराबर आ गया, स्क्वायर रूट आया था, स्क्वायर रूट हटा दिया स्क्वायर करके, तो यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2x, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 6/2 आई, यानी कि 3 आ गई। इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 3 पे इस फंक्शन का या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, आई डोंट नो क्या होगा, है ना। उसके लिए डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा या फिर कुछ और बात देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हें चेक करना है कि क्या होगा उसके बाद, x इक्वल्स टू 3 के बाद जब x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो x इक्वल्स टू 3 के बाद एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स निकालो, साइन ऑफ एफ डैश एक्स निकालो, जब x 3 से बड़ा ले रहा है, तो जब हम x 3 से बड़ा लेंगे तो ये चीज क्या आएगा देख लो, लाइक 4 लेके देखो, तो 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, तो यानी कि 5 माइनस 4 1 आ गया, माइनस 4 माइनस 1 √3, तो 1 माइनस √3 क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये क्या आ गया, तो साइन,
जब x की वैल्यू 4 डाल रहे हैं तो 5 माइनस 4 1 और 4 माइनस 1 2, सॉरी 4 माइनस 1 3, रूट 3 1 माइनस रूट 3 निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब कि साइन ऑफ एफ डैश निगेटिव है, यानी एफ डैश एक्स जो है निगेटिव है इसलिए जब एक्स 3 से बड़ा है, और जब 3 से छोटा लेते हो लाइक 2 लेते हो तो 5 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 माइनस 1 1, तो रूट 3 माइनस 1 पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव आ रहा है। यानी हमने क्या देखा कि जो एफ डैश एक्स का साइन है, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी रखने पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ रहा है, और इधर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो जब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी एक्स जब 3 से बड़ा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और एक्स जब 3 से छोटा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। समझ बात? अच्छा, तो ये फंक्शन 1 पे वैल्यू क्या ले रहा हो, तो 1 पे वैल्यू निकाल लो। जब 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0 प्लस 5 माइनस 1 4, तो रूट 4 यानी 2, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 2 आ रही है। फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक का ही तो सारा खेल है ना। तो ग्राफिक बनाने की कोशिश करते हैं इसका, देखते हैं, इस पर विचार करते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। स्टार्ट, ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया, सारा खेल अपने को 1 से लेके 5 के बीच में ही खेलना है, ठीक है। बीच में कहीं 3 नंबर है, मिडिल पॉइंट है। जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है इसका 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, हाँ 2 आ रहा है। तो x की वैल्यू 1 लेने पे वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ऐसा ऐसा आ रहा होगा। अब अपने को पता है कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या होता है, कोई सा भी कर्व है, मान लो ऐसा एक कर्व है, ठीक है, कोई सा भी कर्व है, तो x बराबर 3 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, यानी कि x बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट आया, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप ही तो एफ डैश एक्स होता है। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यानी कि जो dy बाई डी एक्स होगा, या यूं कहें कि जो एफ डैश एक्स होगा, कहाँ पे एफ डैश एक्स, जब x की वैल्यू 3 है तो वो क्या है 0 है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आएगा, मतलब कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। तो कर्व में मान लो कोई ऐसा कर्व है तो यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, कर्व मान लो ऐसा है तो यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसा दो सिचुएशन हो सकता है जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो, एक तो कर्व ऐसा हो, एक कर्व ऐसा हो, ठीक है। तो ऐसे वाले सिचुएशन को मिनिमा बोलते हैं, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट आया वो मिनिमा हो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट आया वो मैक्सिमा हो गया। समझ आया बात? इसका मतलब कि कर्व में अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो इस टाइप का चीज मिनिमा होता है, और इस टाइप का चीज मैक्सिमा होता है। समझ आया बात? इस टाइप का चीज मिनिमा, इस टाइप का चीज मैक्सिमा। तो मिनिमा मतलब क्या हो गया कि कर्व घट रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई की वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग, जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाता है, इधर क्या है, इधर एफ डैश इसका साइन क्या होगा, इधर साइड, अगर तुम इधर साइड कोई सा भी पॉइंट लेते हो कर्व पे और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव बनाएगा, मतलब थीटा ऑब्ट्यूज बनाएगा, तो tan थीटा नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा, dy dx नेगेटिव आएगा, एफ डैश नेगेटिव आएगा, यानी कि इस तरफ एफ डैश एक्स नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, और इस तरफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज साइन में चेंज होता है एफ डैश एक्स में, तो मिनिमा होता है। हेलो, समझ आया बात? अच्छा, अब मैक्सिमा में क्या कहानी होती है, अब इस साइड पॉजिटिव है, इधर टेंजेंट बनाएंगे तो पॉजिटिव है, इधर टेंजेंट बनाते हैं किसी पॉइंट पे तो वो टेंजेंट जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है, इसका मतलब कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब कि dy बाई dx नेगेटिव है, यानी कि इस तरफ नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमा होता है। हेलो, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमा होता है, इसका मतलब कि यही वाला कहानी होगा, यानी x बराबर 3 जो है वो मैक्सिमा होगा, x बराबर 3 क्या है, मैक्सिमा होगा इसको। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 3 पे तो मैक्सिमम ले रहा होगा, कुछ क्या ले रहा होगा, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा। तो अभी ये सब चीज पढ़ोगे, अभी घबराओ मत, है ना, सब चीज पढ़ेंगे। ये सब चीज कहीं ना कहीं मेंशन करवाएंगे हम, बट एओडी में मेंशन करवाएंगे। तो 1 पे आ गया वैल्यू, अब 3 डाल के देखो क्या आता है, तो 3 पे आता है 3 माइनस 1 2, तो रूट 2, 5 माइनस 3 2,
तो √2, तो 2√2 आ गया। तो 3 पे जो वैल्यू ले रहा है वो 2√2 ले रहा है। x बराबर 3 पे जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है वो क्या ले रहा है, x बराबर 3 पे फंक्शन वैल्यू ले रहा है 2√2, तो यानी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट भी कर्व पे लाई कर रहा है। और x इक्वल टू 5 पे क्या ले रहा है, तो ये 0, और 5 माइनस 4 तो 2, x बराबर 5 पे भी 2 ही ले रहा है, x बराबर 5 पे भी फंक्शन 2 ही वैल्यू ले रहा है। और फंक्शन एक्चुअली में f(x) क्या है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम है। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो सम होता है वो भी कॉन्टिन्यूअसली होता है, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि अपने को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x का कर्व बनाने आता है। कैसा होता है स्क्वायर रूट x का कर्व, ऐसा होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का कर्व कैसा हो जाएगा, ये 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का कर्व तो कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें कहीं ब्रेक नहीं आता है, जहां भी बना हुआ है कर्व कंटिन्यूअस है, इधर पीछे होता ही नहीं, 1 के पीछे ग्राफ ही नहीं बनेगा क्योंकि डोमेन में नहीं है, समझ आया बात। वैसे ही √5 - x का कर्व ऐसा हो जाएगा। तो √5 - x का कर्व बना सकते हो क्या, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 5 - x का कर्व बनाओ, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम पहले स्क्वायर रूट ऑफ x का कर्व बनाएंगे। तो कैसे बनाए, ऐसे बनाए, तो क्या आ गया, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का कर्व बन गया। अब इसमें हमने क्या किया, x को -x से रिप्लेस कर दिया, यानी कि अब नेक्स्ट टाइम में क्या किया हमने, x को -x से रिप्लेस किया, तो √(-x) का कर्व बन जाएगा। इसका मतलब कि इसका इमेज ले लेंगे, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो ये कर्व किसका बन गया, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -x का बन गया। अब इसमें 5 ऐड करना है, ठीक है, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। तो इसमें x को हम रिप्लेस कर दें अगर x + 5 से, तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ x + 5। सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -x, सॉरी -x -5 से करना पड़ेगा, x - 5 से करते हैं, x - 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x + 5, 5 - x हो जाएगा। तो x को x - 5 से रिप्लेस किए, यानी कि 5 यूनिट कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड, है ना, यानी कि 0 कहाँ पहुंच जाएगा, 5 तक पहुंच जाएगा। तो पूरा कर्व जो है वो 5 यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये पूरा कर्व, ठीक है। ये कर्व किसका बन गया, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 - x का बन गया, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस कर्व, और अपना स्क्वायर रूट ऑफ 1 x - 1 भी कॉन्टिन्यूअस कर्व था, वैसा था, ये 1 से स्टार्ट हुआ था, इस तरह से यार, ठीक है। तो दोनों दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस कर्व है, तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, क्या होता है, ये सब कॉन्टिन्यूटी इतना पड़ोगे, है ना, अभी बस इतना जान लिया काफी, ओके। अब इसमें क्या हो गया कि यानी कि ये 1 से 5 में कॉन्टिन्यूअस कर्व है, तो तुमको पेन उठाना नहीं है इसका कर्व बनाते हुए, ठीक है। और 3 पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी मैक्सिमा है 3, यानी कि कर्व ऐसे जा रहा होगा, कुछ ऐसा ही फोटो बन रहा होगा मोर और लेस, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो कर्व का अगर फोटो ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बन सकता है, बिल्कुल ऐसा बनेगा, तभी तो टेंजेंट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है। x बराबर 3 पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है भी इस कर्व का, क्योंकि मैक्सिमा है, तो इसका रेंज निकालना है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 2 से लेके 2√2, समझ आया बात, दिख रहा है ना y एक्सिस प्रोजेक्शन। तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आया इस कर्व का, वो क्या आया, 2 से लेके 2√2 आया। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेके 2√2, आ रहा है समझ बात। तो ऐसे करना था प्रोसेस। अच्छा, ठीक है, चलो और तो बात के बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पे। चलिए मैक्सिमा मिनिमा पे नहीं, अच्छा जो हमने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी वो 15 फॉर्मूले, ठीक है, 15 था, कितने फॉर्मूले थे लास्ट क्लास में, वो कल बहुत लोग नहीं आए थे, ठीक है, पिछले क्लास में बहुत लोग नहीं थे, तो बिना वो फॉर्मूले के काम चलना मुश्किल है थोड़ा सा, क्या किया जाए उसके लिए, आगे का समझ में नहीं आएगा, तो उस पर क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो जो लोग नहीं देखे हो क्या करोगे, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं, क्या करोगे, वो तो बेकार हो गया, फालतू, क्योंकि पढ़ाए 5 ही 10 मिनट थे, बट उसी 5-10 मिनट में फॉर्मूले आ गए, फिर तुमको फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, पढ़ तो लोग समझ में भी आ जाएगा, बट फील नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं,
करना तो पड़ेगा क्योंकि अपना सिलेबस भी तो कराना है। ठीक है, हो गया। तो ये डाउट था, और क्या डाउट था, और लोगों के क्या क्या डाउट था? फिर किसी का डाउट था अच्छा लॉग वाला, n टाइम्स लॉग है, चलो देखो। फिर किसी ने पूछा क्या था उसमें, डोमेन था कि रेंज था। लाइक क्वेश्चन है डाउट में क्या ले लूँ मैं, क्या था क्वेश्चन, y इक्वल्स टू, बोलो जी राज क्या था क्वेश्चन? log 10, तुम्हें पूछा था ना log, पता नहीं क्या था, ऐसे था log 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 चल रहा था whatever, और log ऑफ अगेन 10, ऐसे log कितनी बार है, n टाइम्स log है, n टाइम्स ऑफ log है, और लास्ट में x है। तो सही है, इसका क्या निकालना था, डोमेन, तो अपने को इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो तुम इसका डोमेन मत निकालो, क्यों इसका निकालोगे तुम फालतू में? तुम दो ही लॉग का निकाल के देख लो, जैसे y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10x, मान लो तुम्हें इसका डोमेन निकालना है, इसमें दो लॉग हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन लगाएंगे? तो देखो बेस की तरफ से कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी बेस को पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 10 है तो 1 के बराबर नहीं है, पॉजिटिव है, सही बात है। ठीक है, तो बेस की तरफ से कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब कि आर्गुमेंट की तरफ से कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अगर तुम पहला वाला लॉग की बात करो, पहला वाला लॉग की तरफ से देखो, तो पहला वाला लॉग की तरफ से log 10x उसका आर्गुमेंट है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और अगर हम दूसरा वाला लॉग की तरफ से देखें, अंदर वाले लॉग की तरफ से देखें, तो वो क्या बोल रहा है कि उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स यूज बढ़ाना चाहिए। तो जो आंसर आएगा वो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में एंड का सेंस आ रहा है, ये बात भी सच हो जाए, ये बात भी सच हो जाए, तभी तो पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, यानी कि दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे। तो एक्चुअली में तुम जब ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें ऑलरेडी ये सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, क्यों क्यों सॉल्व हो जा रहा है ऑलरेडी, तो तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे इसका आंसर क्या लिखोगे, तो x जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 10⁻�0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब देखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में तुम लोग बहुत भूल चुके हो, तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें कि log ऑफ a x इज ग्रेटर देन सम नंबर b है। ठीक है, और a पे, यानी कि इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a 1 से बड़ा है तब इसको लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन a⁻b, यानी कि a को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा इफ a इज लेस देन 1, अब a पे भी तो कंडीशन a पॉजिटिव होना चाहिए, तो लेस देन 1 का मतलब बाय डिफॉल्ट तुम समझ लो ये 0 से बड़ा है ना, वरना डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, यानी a 0 से 1 के बीच में, तो जब a कोई फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जब a उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत लोग भूल जाता है, ये भूल जाओगे तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन रख लेंगे, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये 10 है, यानी a 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा, तो x 1 से बड़ा आया, और ये क्या आया, x ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि इसका डोमेन निकालने में ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई इसलिए हो गया है क्योंकि ये डिफाइन होगा, ऑफ कोर्स तभी तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये डिफाइन कब होगा, जब उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, तो उसका आर्गुमेंट ही तो पॉजिटिव किए तुम यहाँ पे। तो समझ में आया, फिर से सुनो, फिर सुनो, बड़ा बात बोल दिया, फिर से सुनना, बहुत बड़ा बात बोल दिया। हमने क्या बोला कि इस वाले चीज में तुम क्या आंसर निकाल रहे हो, तुम इसमें कौन सा आंसर निकाल रहे हो, तुम इसमें आंसर निकाल रहे हो कि ये जो लड्डू है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लड्डू है ना, ये लड्डू पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए क्या क्या एक्स होगा। ठीक है, तो ये लड्डू पॉजिटिव तभी होगा जब वो डिफाइन होगा, है ना, ये लड्डू पॉजिटिव तभी होगा, यानी कि तुम जो भी आंसर निकालोगे, यानी कि ये डिफाइन है, log 10x डिफाइंड चीज है,
तभी तो तुमको x की वैल्यू निकलेगी कि 1 से बड़ा है x। समझ रहे बात को? हाँ, तो इसका मतलब कि हम चाहते हैं कि ये लड्डू पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए x क्या आएगा? तो ये लड्डू पॉजिटिव तभी होगा जब ये डिफाइन होगा। इसका मतलब कि इसमें अब ये डिफाइन कब होगा? जब इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा, यानी जब x पॉजिटिव होगा। तो हमने ऑलरेडी इसको जब सॉल्व किया तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया इसमें, है ना? ये वाला केस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो चुका है। समझ आया बात? क्योंकि उसका वो मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा जब x डिफाइंड होगा, यानी कि log x डिफाइंड होगा तभी तो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वाला आंसर आएगा, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन अपने को अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये कंडीशन ऑलरेडी उसमें फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब कि अगर तुम सबसे बाहर वाला लॉग के लिए अगर तुम डोमेन निकाल रहे हो और जो इनइक्वालिटी बना तुम्हें बस उसको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि n बार सॉल्व करना है ना? ऐसा नहीं कि तुम्हें एंड ऐसे तो n कंडीशन बन जाएगा, तो n बार नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक बार करना है। आई होप समझ आ रहा होगा जिसने तुम किया होगा। ठीक है, अच्छा हम यही बोलना चाह रहे थे, यानी कि ये बड़ा सेट है, यानी x ग्रेटर देन 0 एक बड़ा सा सेट है, बड़ा सा बैग है, उस बैग का पार्ट है नेक्स्ट वाला बैग, दोनों का इंटरसेक्शन बस नेक्स्ट वाला बैग ही तो आएगा, यही तो आएगा सर। समझ आ गया होगा बात? ठीक है, तो यहाँ पे कहानी में यानी हमने क्या देखा कि अपने को सिर्फ सबसे बाहर वाले को सॉल्व करना होता है, सबसे बाहर वाले को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आया? x बराबर 10⁻�0 आया। जब दो यानी कि इन दोनों का डोमेन क्या है? जब दो लॉग था तो डोमेन क्या आ गया? डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f आ गया x बिलोंग्स टू 10⁻�0 से लेके इंफिनिटी। जब दो लॉग था, जब 3 लॉग होगा तो क्या आएगा? जब 3 लॉग होगा तो क्या आएगा? देख लो करके, जब 3 लॉग होगा तो क्या होगा? बताओ क्या आंसर आना चाहिए, बोलो। जब हमने 3 लॉग लिया, यानी कि इसका डोमेन निकाल रहे हैं, y इक्वल्स टू log 10 log 10। अगर हम इसका डोमेन निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका डोमेन निकालने के लिए वैसे तो 3 कंडीशन बनता है ना? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले वाले लॉग के अकॉर्डिंग, देखो बेस के साइड से कंडीशन सेटिस्फाइड है, बेस के साइड से कोई दिक्कत नहीं है, आर्गुमेंट के साइड से दिक्कत ना हो जाए इसीलिए हमने क्या किया, बाहर वाले लॉग के अकॉर्डिंग देखा, तो अंदर वाला चीज पॉजिटिव, यानी कि log 10x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सही है, सेकंड वाले लॉग के, यानी इसको log 1 बोल दिया, इसको सेकंड वाला लॉग बोल दिया, नामकरण कर दो, इसको थर्ड वाला लॉग बोल दिया। अब सेकंड वाले लॉग से हमने पूछा कि तुमको कब दिक्कत होगा, तो सेकंड वाले लॉग को सिर्फ पॉजिटिव खाना पचता है, यानी कि उसके पेट में सिर्फ पॉजिटिव चीज जाएगा, नेगेटिव चीज नहीं जाएगा। ठीक है, तभी वो डिफाइन हो, तो उसके पेट में कौन जा रहा है? log 10x जा रहा है, यानी कि ये जो चीज है इसको क्या होना चाहिए? इसको पॉजिटिव होना चाहिए। ये बोल रहा है सेकंड लॉग, है ना? सेकंड वाला लॉग क्या बोल रहा है कि ये होना चाहिए, ये सेकंड वाले लॉग के अकॉर्डिंग ये इनइक्वालिटी बनना चाहिए। अब थर्ड वाले लॉग से पूछा कि तुम्हें कब दिक्कत होगा, तो थर्ड वाले लॉग ने बोला कि मेरे पेट में सिर्फ पॉजिटिव खाना पचता है, तो उसके पेट में x है, तो x को 0 से बढ़ाना चाहिए। अब तीनों का इंटरसेक्शन, तुम जो पहले वाले का जो आंसर लाओगे, है ना, उसमें ऑलरेडी इन दोनों का आंसर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि तुम अगर इसका आंसर निकाल रहे हो कि ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, अगर तुम इस चीज का आंसर निकाल रहे हो तो ये डिफाइन होगा तभी तो आंसर निकाल रहे हो, इसका जो भी आंसर आएगा वटेवर, है ना, तो ये एक्स डिफाइन मतलब ये पूरा चीज डिफाइन होगा तभी तो आंसर, तभी तो तुम निकाल रहे हो। ये चीज डिफाइन कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा, है ना, और फिर अंदर वाली चीज डिफाइन कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, ठीक है, तो आंसर वही आएगा जो पहले वाले का सोल्यूशन आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से सोल्यूशन 1 आया, यहाँ से सोल्यूशन 2 आया, और यहाँ से सोल्यूशन 3 आया, तो तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली इन तीनों का इंटरसेक्शन सोल्यूशन 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन 3 सबसे बड़ा बैग, उस बैग के अंदर एक छोटा बैग है सोल्यूशन 2, और उस बैग के अंदर एक और छोटा बैग है सोल्यूशन 3, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो सोल्यूशन 3 आएगा। कॉमन बात, समझ में आया बात? ओके, यानी कि वी नीड टू सॉल्व ओनली द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन को सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? log x ग्रेटर देन 10⁻�0। ठीक है, अब अगेन ये फिर उधर जाएगा,
तो x इज ग्रेटर देन 10 0 कितना आ जाएगा 1 आ गया, तो 10⁻1 आ गया। तो x जो है वो 10⁻1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 10⁻1 से लेकर इंफिनिटी। तो जब 2 लॉग था तो ये आंसर आ गया, समझ आ रहा है? अच्छा सॉरी, जब 2 लॉग था तो 10⁻0 से लेकर इंफिनिटी, जब 3 लॉग था तो 10⁻1 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, तो जितना भी, यानी कि तुम यहाँ से पैटर्न रियलाइज कर सकते हो कि जितना भी लॉग होगा, कौन सा क्वेश्चन था, यही था ना, डोमेन निकाला था, आज बताओ जल्दी। हाँ यस सर। डोमेन निकाला था ना, क्वेश्चन तो खुल नहीं रहा है, आ गया, हाँ अभी खुला, शायद डोमेन ही निकालना था, मे बी ये था ना। हाँ हो। हाँ तो डोमेन बताओ क्या आना चाहिए जब n बार होगा लॉग तो, ठीक है, जब n टाइम्स लॉग होगा तो क्या होगा आंसर, यानी कि 2 बार है तो 0 है, 10⁻0 है, 3 बार है तो 10⁻1 है, कि दो कम है ना। 10⁻n-2। हाँ तो 10⁻n-2 से लेकर इंफिनिटी होगा, है ना, यही आंसर है ना गिवन। आंसर क्या है इसका, ये यस ओके ने भेजा था मुझे इसका सोल्यूशन, क्या भेजा है ये भी पूछा था तुम सवाल, तुम क्या किए हो यस, बोलो जी बोलो, क्या बोलना चाहते हो। तुमने एक भेजा था फोटो, उसमें ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि सॉल्व किया हुआ है, लेकिन गलत सॉल्व किया हुआ है, मतलब एक पावर शायद तुमने खा गया था। 4 बार करके देख लो क्या आएगा, चेक करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ में आ गया होगा बात। सो सही है, यही है कहानी। और कौन क्या पूछा था, और कोई कुछ पूछा था तुमने, हाँ यार, चलो यही सब था मेरे ख्याल से। तो हम आगे शुरू करें, किसी को और कुछ पूछना है, कोई और दुर्धर समस्या किसी को तो बोलो। ये 45। 11:45 तक, so okay, we have so much time, the time is coming to chat, let's start from सर question। हाँ बोलो। सर वो कल साइक्लोन की वजह से नेटवर्क इशू था, तो वो रिकॉर्डिंग सर प्लीज अपडेट कर देना शीट में। ठीक है, ठीक, सो पहला क्वेश्चन ले लिया जाए, साइन इनवर्स x प्लस ई रेस टू एक्स, अगर एफ एक्स ये है तो इसका डोमेन और रेंज बताना, यानी ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो ये दो फंक्शन का सम है, ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि दो इंक्रीजिंग फंक्शन का सम इंक्रीजिंग ही होता है, क्यों होता है ये भी हम लास्ट क्लास में बताया है ना, सब कुछ पता चल गया होगा लोग से। तो इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग होता है क्या, हाँ, तुम्हें अगर इसका फोटो याद है, अगर तुम्हें इसका फोटो याद है तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इंक्रीजिंग देख, ग्राफ में देख के तो इंक्रीजिंग पता कर लेते हो ना, फोटो देख के इंक्रीजिंग है, दिख रहा है कि जैसे से एक्स बढ़ रहा है वैसे से वाई भी बढ़ रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पे वाई की वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट जाने पे, अगर लेफ्ट से राइट जाने पे वाई की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि तुम्हें पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि इंक्रीजिंग, तो ऐसा चीज भी इंक्रीजिंग ही होता है, ऐसा नहीं कि डिक्रीजिंग हो गया, ये भी इंक्रीजिंग ही है क्योंकि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, समझ बात को, ये भी इंक्रीजिंग ही है क्योंकि एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है, एक ऐसा ग्राफ हो गया ये भी इंक्रीजिंग है, एक ऐसा ग्राफ हो गया ये भी इंक्रीजिंग है,
ऐसे नहीं कि इंक्रीजिंग नहीं होगा, है ना। क्यों क्यों बस दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है कॉन्केविटी का, वो डबल डेरिवेटिव से निकलते हैं, ये कॉन्केव डाउनवर्ड है और ये कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है। ये चीजें तुम्हें डबल डेरिवेटिव में समझ में आएगा, बट है तो इंक्रीजिंग, मतलब इन फोटो देख के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझ में आना चाहिए। अभी तुम उसका डेफिनेशन ढंग से पढ़े नहीं हो, वो आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना जान लिया कि फोटो देख के समझ में आना चाहिए कौन इंक्रीजिंग कौन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि साइन इनवर्स यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है। e⁻x का फोटो भी याद है ना, आंख बंद करो दिमाग में फोटो आ जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि अच्छा ये भी इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ही होगा, है ना। अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा भी बढ़ता हुआ ग्राफ है, ठीक है, अगर कोई बढ़ता हुआ ग्राफ है और हम अल्फा और बीटा को उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसकी अल्फा और बीटा पे वैल्यू निकालते हैं, मतलब यानी कि बीटा बड़ा है अल्फा से, ये पता है डायग्राम में दिख रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू जो बीटा पे आएगा, यानी एफ बीटा यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे, ये है एफ बीटा, और ये क्या आ जाएगा एफ अल्फा आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या है, अल्फा कॉमा एफ अल्फा, एफ अल्फा ही तो वाई है, वाई कोऑर्डिनेट है ना। ये क्या हो जाएगा बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा, समझ आ रहा बात। तो अगर बीटा बड़ा है अल्फा से तो एफ ऑफ बीटा बड़ा होता है एफ ऑफ बीटा से, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब कि अगर डोमेन मान लो, इस फंक्शन का डोमेन अगर x जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में लाई करता है, लेट्स से, तो ग्राफ का सिर्फ ये वाला पोर्शन पिक्चर में होता है। तो ग्राफ का सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है उसका रेंज क्या आ रहा है, उसका रेंज आ रहा है एफ अल्फा से एफ बीटा, ठीक है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन में दिया हुआ है यानी x दिया हुआ है अल्फा से लेके बीटा, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसका रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन यानी y बिलोंग्स टू क्या बोल सकते हैं, y बिलोंग्स टू बोल सकते हैं f ऑफ अल्फा, छोटा होगा f ऑफ अल्फा, और f ऑफ बीटा बड़ा होगा, यानी कि बड़ा x तो बड़ा वैल्यू y का, x छोटा तो y का वैल्यू भी छोटा, x बड़ा तो y का वैल्यू भी बड़ा, इंक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग में उल्टा होता है, डिक्रीजिंग में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर f छोटा, मतलब देखो ध्यान से देखना, ये डिक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा होगा तुम्हें, तो डिक्रीजिंग ग्राफ में सीन क्या हो जाएगा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बीटा और ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा। तो इसमें एफ ऑफ अल्फा बड़ा हो गया जबकि बीटा बड़ा है अल्फा से, है ना। लेकिन तुम्हें दिख रहा है डायग्राम में क्या, एफ ऑफ अल्फा बड़ा है एफ ऑफ बीटा छोटा है, तो इसका जो रेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा, इसका रेंज आ जाएगा एफ बीटा से लेके एफ अल्फा, है ना, ये वाई बिलोंग्स टू आ जाएगा, जबकि एक्स बिलोंग्स टू क्या था इसका, अल्फा से लेके बीटा, तो पलट गया एफ बीटा से लेके एफ अल्फा, ये एफ अल्फा से लेके एफ बीटा। सही है, समझ में आ रहा है। तो रेंज में कोई दिक्कत है, यानी कि इतना समझ में आ गया कि अगर ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ है या लगातार घटता हुआ है तो उसका रेंज एफ अल्फा से एफ बीटा के बीच में ही होता है ना। अब जो बड़ा है उसको बाद में लिख देंगे, पहले एफ अल्फा और एफ बीटा निकाल लो। यानी कि तरीका क्या है इसको करने का, अगर तुम्हें फंक्शन, तुमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ओनली डिक्रीजिंग है या ओनली इंक्रीजिंग है ना, मतलब हमने ऐसा ऐसा अगर हम पता कर लेते हैं, ठीक है, तो एफ अल्फा निकालो और एफ बीटा निकालो, दोनों में जो बड़ा है ना, मान लो ये 7 आ गया, ये मान लो 3 आ गया, तो आंसर 3 से लेके 7। मान लो ये 9 आ गया और ये आ गया 11, ये आ गया 7, ये मान लो 9 आ गया तो ये आ जाएगा मान लो 10 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि 9 से लेके 10, तो एफ बीटा पहले लिख लिया, जो छोटा वो पहले लिख लिया, जो बड़ा है वो बाद लिख लिया, बस सीधी बात। जो भी आंसर आएगा वो क्योंकि कॉन्टिन्यूस का, अब कॉन्टिन्यूस, हाँ इंक्रीजिंग तो कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है। सो आई होप चीजें समझ में आ गई होगी, यही काम करते हैं। तो यानी कि इस पूरे खेल में अपने को समझ में आ गया कि ये पूरा कर्व क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर्व है, तो ये लगातार बढ़ता हुआ कर्व है। लगातार बढ़ता हुआ कर्व में खासियत क्या होता है, लगातार बढ़ता हुआ कर्व में खासियत क्या होता है, बोलो, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। इसका डोमेन निकाल लेते हैं, तो डोमेन निकालने के लिए पहला वाला फंक्शन का डोमेन, दूसरा वाला फंक्शन का डोमेन। पहला वाला का डोमेन पता है, साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1। दूसरे वाले का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा, आएगा ना। यानी कि अपना जो पूरा ओवरऑल फंक्शन का जो डोमेन आया वो आया x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, ओके, डोमेन निकल गया, यानी -1 से +1 के बीच में कर्व बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो -1 पे वैल्यू क्या लेगा ये, तो निकाल लो -1 पे वैल्यू, साइन इनवर्स -1 प्लस e⁻⁻1, तो कितना आ जाएगा ये, यानी हम f ऑफ -1 निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलो,
साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2, और ये क्या हो जाएगा 1/e, तो -π/2 + 1/e, ये f(-1) आ गया। फिर f(+1) निकाल लो, यानी ये अल्फा है, ये बीटा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका रेंज क्या आ जाएगा, f अल्फा से f बीटा, समझ आया बात। तो साइन इनवर्स 1 निकाल लो प्लस e⁻1, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 कितना, π/2 प्लस e, समझ आया बात। इसका मतलब कि इस पूरे कहानी का जो रेंज आया, तो रेंज ऑफ फंक्शन जो आया वो क्या आ जाएगा, f-1 से लेकर f+1, f-1 क्या है, -π/2 + 1/e से लेकर के π/2 + e, ये एक नंबर ही तो है π/2 + e, कोई नया चीज थोड़ी, तो यही रेंज आ जाएगा, ये डोमेन आ गया। क्लियर है, तो हमने इसका रेंज और डोमेन। आगे बढ़ते हैं कहानी में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ले लिया, f(x) = ln x minus √9 - x²। f(x) = ln x minus √9 - x²। ठीक है, इसका रेंज निकालना है, ट्राई करो अपने से। ओके, सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लियोगे तब तक जब हम भाषण दे रहे थे, आई समझ में आ गया होगा। मतलब कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया इसका, उसका आंसर आ गया, हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्टेन्ड द आंसर, हैंड रेज करो जल्दी से। कोई है जो इसका आंसर निकाल पाया, कि सुनने में रह गए थे, सुनने में देखो एक्चुअली जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी तो हम क्या बीच में फालतू बात करते रहते थे, क्वेश्चन देख के 2 मिनट, ताकि जिसको अटेम्प्ट करना करे। 2-4 लोग होते हैं जिनको अटेम्प्ट करना ही नहीं होता, शायद तुम लोग सब वही हो, अटेम्प्ट ही नहीं किया, कैसे काम चलेगा अटेम्प्ट करना। चलो, f(x) = ln x minus √9 - x²। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, तो पहले डोमेन निकाल लो, है ना, सब फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन निकालो, और ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है भाई, ये भी देखना पड़ेगा। तो ln x क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, इसका फोटो ध्यान में आना चाहिए, ऐसा होता है इसका फोटो, इंक्रीजिंग है, ln x इंक्रीजिंग होता है माइनस, ठीक है, √9 - x²। ठीक है, इसका कर्व कैसा बनेगा, √9 - x² का कर्व। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, y = √9 - x², सॉरी 9g लिख दिया, 9 - x², √9 - x² ऐसा दिया हुआ है। अगर स्क्वायर करते हो तो तुम्हें दिख जाता है y² = 9 - x²। तो बेसिकली एक सर्कल है, बट सर्कल का पार्ट है ना, x² + y² = 9 आता ये बनाने, तो ये एक सर्कल है। सर्कल का कौन सा पार्ट है, सर्कल का ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला सेमी सर्कल है, समझ रहे बात को। ये सर्कल का क्या है, ऊपर वाला सेमी सर्कल है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला को प्लस के साथ बोलेंगे, क्योंकि ऊपर वाला का y पॉजिटिव है, तो y = +√9 - x²। नीचे वाले पार्ट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y = -√9 - x²। समझ आ रहा है, ओके सही है। तो अच्छा, यहाँ पे अब पहले इसका डोमेन निकाल लिया जाए, ठीक है, इसका डोमेन पहले निकालो, उसके बाद बाकी सब कहानी करना। डोमेन ऑफ f कैसे निकालेंगे, तो पहले वाले का डोमेन क्या है, log x का डोमेन क्या होता है, x belongs to r+, यानी x belongs to 0 से लेके इंफिनिटी। इसके अकॉर्डिंग डोमेन क्या आना चाहिए, ln x के अकॉर्डिंग डोमेन आना चाहिए 0 से लेके इंफिनिटी। इसके अकॉर्डिंग डोमेन क्या आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, 9 - x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x² - 9 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू -3 क्लोज से लेके 3 क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले वाले के अकॉर्डिंग डोमेन निकाला और दूसरे वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग डोमेन निकाला, तो ओवरऑल फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए तभी पूरा फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, है ना। अगर एक डिफाइन है एक अनडिफाइंड है तो ओवरऑल अनडिफाइंड है। ठीक है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 3 तक आएगा, यानी कि जो डोमेन ऑफ f आया वो बेसिकली क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 ओपन से लेके 3 क्लोज आ गया। तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, 0 ओपन से लेके 3 क्लोज आ गया, तो डोमेन तो निकल चुका है सीन में। ठीक है, ओके,
तो अब अपने को पता है कि इसका डायग्राम कैसा है 0 से लेकर 3 के बीच में। तो 0 से लेकर 3 के बीच में ये ऐसे बन रहा है, ये 3,0 पे कट कर रहा होगा, ये 0,3 पे कट कर रहा होगा। ये किसका कर्व है? ये कर्व है y इक्वल्स टू √9 - x स्क्वायर है ना, 0 से लेकर 3x के लिए। तो 0 से लेकर 3x के लिए डिक्रीजिंग है क्या? x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें। तुम जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, तो तुम एक्चुअली में नीचे आ रहे हो, यानी कि तुम पहाड़ से उतर रहे हो। ठीक है, पहाड़ से तुम यहाँ से उतर रहे हो ना, उतर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? डिक्रीजिंग का हो गया। तो ये तो डिक्रीजिंग है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, जो तुम लोग मिस करके बहुत सारे लोग, इंक्रीजिंग प्लस माइनस डिक्रीजिंग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस माइनस डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो सब लास्ट क्लास का है कहानी। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है ना, यानी कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या बन गया? इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग प्लस माइनस डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, इसको इंक्रीजिंग बोल दिया। तो ओवरऑल तो इंक्रीजिंग ही आ गया ये, यानी कि ये क्या आता है? ये इंक्रीजिंग होता है। ये अपने को समझ आ गया। तो अब ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 0 पे ये मिनिमम वैल्यू लेगा, ठीक है, और 3 पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। समझ आया बात? इसका जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, वो क्या जाएगा? ओपन f0 से लेके f3 क्लोज। तो f0 निकालना आसान है। 0 पे यानी कि f देखो 0 तो है नहीं, 0 प्लस है, इसमें 0 नहीं है, 0 प्लस है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ln x चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए 0 प्लस पे। तो अपने को लॉग का ग्राफ पता है कि ऐसा होता है। तो जब 0 से जस्ट बड़ा नंबर लेंगे, यानी 0 प्लस लेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? -∞ मिलेगा। तो ये तो हो जाएगा -∞, और जब 0 डालेंगे तो √9, तो -∞ -3। तो -∞ में अगर तुम -3 घटा रहे हो तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि f0 क्या आ रहा है? -∞ आ रहा है। f3 क्या आ रहा है? तो f3 निकाल लो। f3 क्या आ जाएगा? ln3। f3 क्या आ जाएगा? ln3। f3 क्या आना चाहिए? ln3 माइनस 0, तो ln3 आया। तो -∞ से लेके ln3, दिस इज दी y। तो y यहाँ से यहाँ के बीच में। समझ में आया बात? हेलो, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यानी कि हम लोग 9th मेथड सीखते हैं रेंज निकालने का। आई थिंक दिस इज डन। सो 9th मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेंज। यानी कि मेथड नंबर 9, मेथड नंबर 9, मेथड नंबर 9 क्या बोलता है कि अगर तुम्हें, जैसे एक चीज पूछता हूँ मैं, इसमें बड़ा मजा नहीं होना है। तो रेंज निकालने का मेथड नंबर 9 पढ़ रहे हैं, 8 तक पढ़ चुके हैं। सो अगर तुमसे पूछा जाए कि एक फंक्शन f दिया हुआ है और एक फंक्शन g दिया हुआ है, तो ये कंबाइंड, ये पूरा कंबाइंड फंक्शन जो आया f प्लस जी फंक्शन, अगर तुम्हें इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू फंक्शन f का मैक्सिमम वैल्यू प्लस फंक्शन g का मैक्सिमम वैल्यू। ये बात सही है क्या? तो जिसको इसको सही लग रहा है ना, वो लॉन्च किया हम, आई थिंक वो लॉन्च हुआ, जस्ट वेट, अरे इतना प्रॉब्लम। तो जिसको इसको सही लग रहा है, हाँ पोल अब लॉन्च हो गया होगा। तो जिसको इसको सही लग रहा है बताओ, इसका आंसर करो। सबके स्क्रीन पे पोल आया होगा। जिसको सही लग रहा है यस बोले, जिसको गलत लग रहा है नो बोले। तो यस नो दिखा होगा सबके स्क्रीन पे। सो सब लोग जल्दी से पोल करो फटाफट, टाइम मत लगाओ, फटाफट करो, इतना टाइम लगाते हो इससे पता चल जाएगा कितना लोग एक्टिव है। तो
हाँ 3 लोग बचे हुए हैं। कौन 3 लोग हैं जो अभी तक पोल नहीं किया? 2 लोग बचा हुआ है, जल्दी। 1 लोग और बचा हुआ है, जल्दी। लास्ट 1 बचा हुआ है कोई जिसने पोल नहीं किया। एक बचा ही रह गया, यानी एक अवेलेबल नहीं है। नहीं, अब हो गया 100%। सबने वोट किया। चलो सो देखो 40% लोगों ने यस बोला है एंड 60% लोगों ने नो बोला है। तो 60% लोग सही है। इस बार जनता सही बताई है ना? सबको दिख गया होगा रिजल्ट, है ना? चलो सो इट्स ग्रेट। तो ऑफ कोर्स ये गलत बात है, ये नहीं होता ऐसा, है ना? ऑफ कोर्स ये गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि ऐसे ही अगर तुम्हें f प्लस जी का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ऐसा मत कर देना कि फंक्शन f का मिनिमम वैल्यू निकाल लिए, है ना? और ऐसा हो सकता है बट नॉट ऑलवेज ट्रू। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन इट मे बी ट्रू बट नॉट ऑलवेज ट्रू। तो f मिनिमम निकाल लिए और g मिनिमम निकाल लिए, है ना? ये भी गलत है। तो इन जनरल ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यानी कि हम लिख सकते हैं इन जनरल, वैसे लिख लो, इन जनरल ऐसा नहीं होता है। इन जनरल ये रॉन्ग है, ठीक है? पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू हो सकता है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता देते हैं कि जैसे तुम्हारे पास sin x नाम का एक फंक्शन है और तुम्हारे पास एक cos x नाम का फंक्शन है, ठीक है? तो sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है? तो हमने रटवाया था कि इसको हमने क्या रटवाया था कि a sin x प्लस b cos x का मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो शायद हमने किसी क्लास में पूछा भी था ये सवाल चिन्मय कार्यकर से, बट उसने इसका आंसर नहीं दिया था, है ना? उसको नहीं आ रहा था, है ना? तो अब याद कर लो भाई, यानी बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा, अभी तक नहीं याद होगा। ये तो बहुत फेमस चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के खत्म भी कर चुके हो, इसको पढ़ के पचा भी लिए, समझ लो बात को, उसको पढ़ के समझ लिए, पचा भी लिए, भूल भी गए। वाह, भूलना नहीं है, उसको डाइजेस्ट कर लेना है, समझ लो, अंदर खो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि वो मिल जाए। यानी कि ये जो चीज़ है ये √2 है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -√2 है, क्योंकि a इसमें 1 है, b इसमें 1 है, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझ आ रहा बात? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 है। तो sin x का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है और cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो अगर ऐसा होता है कि f प्लस जी का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, f प्लस जी का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना, अगर ऐसा हो रहा होता कि f मैक्सिमम प्लस जी मैक्सिमम होता है तो गड़बड़ है ना? sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तब तो पूरे का आंसर 2 आ जाता मैक्सिमम वैल्यू, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं ऑफ कोर्स। समझ बात को? यानी कि इन जनरल ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अगर x बराबर 0 पे, सॉरी, x बराबर 0 पे ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, है ना? ऐसा थोड़ी ना कि उस सेम x के लिए दोनों मैक्सिमम होगा या सेम x के लिए दोनों मिनिमम होगा। तो ये बात ट्रू तब होता है जब सेम x की वैल्यू पे दोनों अपना मैक्सिमम वैल्यू ले, सेम x के लिए, तब ये बात सही हो जाएगा। और या फिर सेम x के लिए दोनों फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले तो भी ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये चीज ट्रू कब होता है? जब सेम, जैसे इस केस में क्या हुआ कि अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो साइन 0 आ गया 0 और ये आ गया 1, ठीक है? x की वैल्यू अगर हम π/2 लेते हैं तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0, ठीक है? तो इसका मतलब कि ये कभी भी 1 + 1 हो ही सकता है, दोनों एक साथ 1 हो ही नहीं सकता कभी भी, दोनों एक साथ मैक्सिमम वैल्यू ले नहीं सकता कभी भी अपना, वरना इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होता, बट ऐसा है नहीं, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब कि ये जनरली होता नहीं है ऐसा। और ऐसा कब होगा? जब सेम x के लिए दोनों एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मतलब दोनों एक साथ मैक्सिमम लेने का मतलब क्या हो गया? दोनों सेम x के लिए मैक्सिमम ले लेगा। जब दोनों सेम x के लिए मैक्सिमम ले लेगा या दोनों सेम x के लिए मिनिमम ले लेगा तब हम ऐसा कर सकते हैं, समझ बात को? जैसे अच्छा, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब x के लिए π/4 लोगे तो 1/√2 + 1/√2, 1/√2 + 1/√2, √2 आता है, यानी कि ये अपना मैक्सिमम वैल्यू कब लेता है? जब x के लिए π/4 होती है, ठीक है? ओके, तो यानी कि ये ट्रू कब होगा? इस बात को लिख लिया जाए, अपने अपने शब्दों में लिख लो, उतना लिख पाएंगे नहीं, अपने शब्दों में लिख लो, जैसे तुम देसी भाषा में लिख लो, है ना? कि ये ट्रू कब होगा? तो इससे ब्रैकेट में लिख लो, ये ट्रू कब होगा? ओनली व्हेन बोथ टेक मैक्सिमम वैल्यू एट सेम x, when both takes maximum value
फॉर सेम एक्स, दोनों में सेम एक्स डाले, है ना, एफ में भी और जी में भी। तो अगर दोनों ने मैक्सिमम वैल्यू लिया तो इट्स ट्रू, यानी कि ट्रू ओनली व्हेन बोथ टेक मैक्सिमम वैल्यू फॉर सेम एक्स। समझ में आया बात? ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल ओवर इट। आया पूरा खेल समझ में? तो मान लो क्वेश्चन वाले ने ऐसे पूछ दिया तुमसे कि तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा है cos x माइनस एक्स स्क्वायर। सो cos x माइनस एक्स स्क्वायर का अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, cos x माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो cos x माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका हम ऐसे मान सकते हैं, यानी कि हमने इसको cos x को मान लो हमने fx मान लिया, यानी हमने f ऑफ x किसको मान लिया, f ऑफ x cos x को मान लिया, और g ऑफ x किसको मान लिया, माइनस एक्स स्क्वायर को मान लिया। तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है f प्लस जी का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने दोनों का ग्राफ बनाया। अगर हम दोनों का ग्राफ बनाएं, जैसे y इक्वल्स टू cos x का कर्व बनाए तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। और y इक्वल्स टू हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 वैल्यू ले रहा होगा cos x, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे -π/2 होगा। फिर हमने ग्राफ बनाया किसका, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का। दुनिया में सबको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनाने आता होगा, वैसा होता है। तो इंटरचेंज क्या हुआ, fx का माइनस fx में बदलाव करो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करो, fx को माइनस fx से रिप्लेस करोगे तो x एक्सिस के अबाउट में जा जाएगा, तो कर्व नीचे वाला बन जाएगा। नीचे वाला कर्व किसका है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का, ऊपर वाला कर्व किसका है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि क्या देखा भाई, तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कर्व ये हो गया, ये क्या कर्व है, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर कर्व है। दोनों अपना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे ले रहा है, वैसे तो cos कई जगह पे अपना मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, बट दोनों अपना मैक्सिमम वैल्यू 0 पे ले रहा है। जब x की वैल्यू 0 है तो माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 है ना। y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0, और cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो दोनों अपना मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 0 पे ले रहा है क्या, है ना। तो बोथ आर टेकिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इस केस में, है ना। तो f मैक्सिमम 1 और g मैक्सिमम 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 1। आया पूरा खेल समझ में? तो आंसर क्या है, 1। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ Yes. सर। ओके, सही है। तो एक काम करो, कल वाले फॉर्मूले के बिना मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम वो जो हमने 13 फॉर्मूले कल लिखवाए हैं उसको हम फिर वो नहीं कराएंगे। वो एक्चुअली एओडी में भी कई बार बताया जा सकता है, तो हम उसको एओडी में नहीं बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने वो 13 भी लिखवा दिया तो लिखवा दिया, खत्म बात। क्या 50 बार बताना है किसी चीज़ को, टाइम कहाँ है। हर चीज़ एक ही बार बताएंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर में आए। तो हर छोटी छोटी बात बताया जाएगा, बट एक बार बताया जाएगा, है ना। वो किसी भी चैप्टर में हो सकता है कोई बात। जैसे कोई चीज़ें कई बार लिमिट की चीज़ें डेफिनेट में कॉमन होती है, तो हम अगर लिमिट में पढ़ा देंगे तो डेफिनेट में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर लिमिट में छोड़ देंगे तो डेफिनेट में पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़ाएंगे ऑफकोर्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, और तो बस बढ़िया है।